स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। चलें पढ़ें फिर जी ये। हो रही है। A mother at 39 weeks gave birth to 3 kg baby with a severe thrombocytopenia. She had no history of the bruising epistaxis throughout pregnancy and no history of the hematological disorder. Her CBC was normal in the antenatal period. What condition could be caused? तो gestational thrombocytopenia, thrombotic thrombocytopenia, idiopathic या एलोइम्यून। तो ये जो बेबी को होता है वो एलोइम्यून होगा ना, डी वाला ऑप्शन। हाँ, बच्चे को एलो इम्यून होगा। ठीक है। Patient, question number 57. Patient was diagnosed with ITP on bone marrow biopsy prior to the pregnancy. She came at 16 weeks of the gestation for the antenatal booking. She is taking steroid, but platelet count abruptly dropped from 45,000 to 10,000 in few days. The most appropriate management is platelet transfusion, whole blood transfusion, IV immunoglobulin, corticosteroids, splenectomy. तो वैसे तो हम corticosteroid लेते हैं, लेकिन ये इतना गिर गया तो हम इस पे IV immunoglobulins देंगे ना, सी ऑप्शन। देखिए, जितना मर्जी ये ड्रॉप कर जाए, ठीक है, इससे मैटर ठीक नहीं है। करता। आपने फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। अगर पेशेंट ऑलरेडी स्टीरॉयड ले रही है तो फिर आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट कुछ भी नहीं ले रही तो आप इतना जी। ड्रॉ शी इज टेकिंग स्टीरॉयड, ठीक है, तो अब आप इसको ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ऐड करेंगे। ठीक है, पहला आपने ठीक हो गया। आईटीपी है, गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या जो कुछ भी है, आपने उन सब में पहली चीज है स्टीरॉयड। अगर वो स्टीरॉयड ले रही है फिर भी ड्रॉप कर रहा है तो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ऐड करनी है। स्टीरॉयड स्टॉप नहीं करने। स्टीरॉयड भी चलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन भी ठीक हो गया। चलेंगे। ठीक हो गया। Patient with ITP came for the antenatal checkup. Platelet count dropped from 70,000 to 45,000 in few days. तो इसमें फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करेंगे। हाँ, इसमें हम ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करेंगे। The patient presented at 12 weeks of the gestation with headache, blurring of the vision and microadenoma. Which drug should be given? अब ब्लरिंग ऑफ द विजन है, कैबरगोलिन, ओरल ब्रोमोक्रिप्टीन, इंजेक्टेबल ब्रोमोक्रिप्टीन या मिटोक्लोप्रामाइड। तो ये हम ओरल ब्रोमोक्रिप्टीन देंगे इसको। हम्म। वैसे तो डॉक्टर कुरत, जब माइक्रो एडिनोमा होता है प्रेगनेंसी में तो हम ब्रोमोक्रिप्टीन स्टॉप नहीं कर देते, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स आए या नहीं है। तो इसमें अब नहीं, सिम्टम्स आ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, और ओरल ब्रोमोक्रिप्टीन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, वो मना नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं ठीक है। है। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अक्सर इससे उल्टा क्वेश्चन भी आता है कि वो इसी तरह पेशेंट आई है प्रेगनेंसी में तो उसमें माइक्रो एडिनोमा के साथ, तो उसमें विच ड्रग शुड बी स्टॉप ना, तो उसमें भी ओरल ब्रोमोक्रिप्टीन होता है कि आप फौरी स्टॉप कर दें, फिर उसके सिम्टम्स को हाँ ऑब्जर्व जी, बिल्कुल ऐसे ही है। करें। जी ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। 60 में वो कहता है हाउ टू डायग्नोज द पिचिट्री एडिनोमा। तो ये पिचिट्री एडिनोमा के लिए हम एमआरआई कराते हैं। हाँ जी, ये उससे मैंने ग्रुप में भी ऑप्शन ए। डाला था, क्वेश्चन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61। ओवेरियन डायथर्मी इज यूज्ड फॉर preventing multiple pregnancy to avoid the ovarian failure, for unifollicular ovulation, for decreased risk of adhesions and to avoid the risk of miscarriages। तो ये unifollicular ovulation ऑप्शन सी आएगा। जी। Question number 62. While counseling the patient with a BMI 27, previous one LSCS about common complications of hysteroscopy, what will you tell her? Pain, failure to visualize the endometrial cavity या uterine perforation? तो ये अब मोटी मरीज है तो कुछ लोग इसका पेन कहते हैं, कुछ फेलियर टू विजुलाइज द इमरजेंसी एंडोमेट्रियल तो ये कैविटी। डॉक्टर मुझे नहीं रूबिका, समझ आता है क्या करना चाहिए। ये ही होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली चाहे ओबेसिटी हो चाहे ओबेसिटी ना हो, इसको आपने पेन ही करना है। ठीक है, कुछ लोग ओबेसिटी में। क्योंकि हम उसको लोकल लोकल भी नहीं दे रहे होते, वैसे ही कर लेते हैं हम स्टेरोस्कोपी। हाँ हाँ, वैसे हो जाती है जैसे कॉपर्टी होती है। एमएम में तो होता है स्टेरोस्कोप, जो आउट पेशेंट होता है। ठीक है, हम्म। और जो वैसी स्टेरोस्कोपी सही होती है वो सही। ठीक जीए है। में आप करते हो। ठीक है, ठीक हो तो गया। पेन ही हो इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक। ठीक है।
Patient with a previous baby Down syndrome came to your clinic at 8 weeks of gestation. She wants to have the confirmatory test to predict the recurrence of the Down syndrome. Best choice of the investigation. अब पेशेंट का एक बेबी डाउन है और अब वो 8 वीक्स पे दोबारा आ गई है और हमने दोबारा से देखना है कि उसको बच्चे को डाउन तो नहीं है, और अब 8 वीक्स पे है तो CVS, एंटी स्कैन, क्वाड्रुपल टेस्ट, एंटी प्लस ट्रिपल टेस्ट, नो NIPT इन द प्री नेटल पीरियड, एमनियोसेंटेसिस। तो ये ए ऑप्शन सही है ना 8 वीक्स पे। वैसे तो हम एंटी स्कैन भी कर सकते हैं लेकिन कंफर्मेटरी करना है तो CVS करेंगे फिर। हाँ, कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन आ हाँ। गए हैं इसमें। हाँ, नहीं जी। ऑप्शंस इस पे निकाल देना, हम ठीक है। ये निकाल देते हैं ना, एंटी स्कैनिंग। ठीक है। हम्म। ये दो तरह से क्वेश्चंस आए हुए ना, इसलिए वो बीच में क्वेरीज थी कि जी क्या था क्या नहीं ठीक है। था। अगर आप इसको ऐसे कर लें तो फिर देखें आप क्या करेंगे। कंफर्म अब करना है एट CVS ही वीक्स पे। बनता है जी। और ये तो जी। सीवीएस भी नहीं होता 8 वीक्स पे। जी। लेकिन जो है ना, NIPT होगा। नहीं नहीं, डायग्नोस्टिक है ना, एनआईपीटी तो स्क्रीनिंग में आता है। ठीक होगा। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक जो ठीक है। है वो सीवीएस ही है 8 वीक्स के ऊपर। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। मैम ये 8 वीक्स पे सीरियस होगा? नहीं होता ना, यही मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था ना, इसके 9 वीक्स एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि लेस देन 9 वीक्स पे आप करें तो फिर आपका एक तो बेंडिंग भी बन जाती है और फिर आपकी एनॉमलीज के रिस्क और बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी लॉस का भी बढ़ जाता है। ये प्रैक्टिकली जो है वो हम 9 वीक्स के ऊपर, 9 to 10 वीक्स पे करते हैं, उससे पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन डॉक्टर, चूंकि लेकिन ये, ये प्री टेस्ट में क्वेश्चन है, इससे यही वाला क्वेश्चन ना प्री टेस्ट का है, तो वहां पे वो कोरोनिक वाला सैंपलिंग ही करते हैं। नहीं वो एमसीक्यूज बुक्स तो अपडेट हो जाती हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात जो आप जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट। तो एनआईपीटी कंफर्म नहीं करेगा। स्क्रीन कर देगा। हाँ, क्वाड्रुपलेट टेस्ट और एनआईपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस या कॉर्डोसेंटेसिस है। तो कॉर्डोसेंटेसिस भी 16 वीक्स के बाद आपकी होगी, एमनियोसेंटेसिस भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगी, 13 वीक्स के बाद होगी। 8 वीक्स के ऊपर अगर कंफर्मेशन करनी है, जो मतलब 10 वीक्स तक, वो सीवीएस होती है। बट यस, 8 वीक्स पे हम यूजली नहीं करते, हम उसको एक हफ्ता और ले जाके 9 वीक्स पे करते हैं। लेकिन आप अभी वो दे आर नॉट आस्किंग नाउ, दे आर जस्ट आस्किंग यू विच टेस्ट यू विल एडवाइज। समझ आई? बात समझ आई? क्योंकि एट वो ये क्वेश्चन में ये नहीं है कि अभी करना है नहीं करना। जी डॉक्टर, ठीक है? समझ आ गई। हाँ, आप उसको सीवीएस ऑफर कहेंगे जी 9 वीक्स पे आप आ जाएं, हम आपका सीवीएस करके तो डायग्नोसिस कर लेंगे। ठीक है। सो एट ठीक वीक है। से कंफ्यूज नहीं होना। सही है। ठीक है, यू हैव टू डायग्नोज, कंफर्म द कंफर्मेट यू हैव टू ऑफर द कंफर्मेटरी टेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज 9 to 10 वीक्स। सीवीएस आप कर सकते हैं। तो 8 वीक्स से कंफ्यूज करके ये नहीं करना कि 8 वीक्स पे तो सीवीएस नहीं होता। हम 8 वीक्स पर सीवीएस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये ऑप्शन बता रहे हैं उसको कि आपने अगर कंफर्म करना है रिकरेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम को, तो वो फिर सीवीएस से हो सकता है। ठीक है। 8 वीक्स देने का ठीक है। मतलब यह है कि ऑप्शन आप क्या देंगे उसको। ठीक है। Question number 64. Gravida 3 para 0 plus 2 came at 12 weeks with missed miscarriage. On examination, uterus 8 week size, cervix soft and effaced. Most appropriate management is MVA, misoprostol, syntocinon, expectant management या prostaglandin E2। तो ये हम इसका MVA कर सकते हैं ना। यूट अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, 12 वीक्स के ऊपर है, लेकिन उसका यूट्रस का साइज 8 वीक्स है। ठीक है। तो 12 वीक्स के ऊपर हम्म। आप एमबीए ऑफर नहीं करते, फिर आप मेडिकल करते हैं। लेकिन चूंकि यूट्रस का साइज 8 वीक्स है, तो इसलिए हम इसको एमबीए कर सकते हैं। लेट मी, आइडियली वैसे कब तक डॉक्टर पूरे तो हमें MVA करना चाहिए? 6 to 8 weeks तक। हाँ 8 वीक्स तक हमें कर लेना चाहिए। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट की सिर्फ यही है कि ये पेशेंट का जो है, क्वेश्चन नंबर क्या, 64 ना? जी। हम्म।
हाँ, एमबीए। ठीक है, ई में भी एमबीए ही है। ठीक हो गया। हम्म। Patient had prolonged surgery, vitally stable immediately. 12 hours post-operatively, she developed the cyanosis and respiratory distress, lasted for 2 hours and then she recovered. Dislodgement of the microemboli, blood transfusion reaction या drug reaction. तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, डिसलॉजमेंट ऑफ द माइक्रोएम्बुलाई। उसको कोई एक्यूट इवेंट हुआ लेकिन ठीक हो गया। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। पेशेंट had 6 weeks of amenorrhea and she was diagnosed with ectopic pregnancy. She was vitally stable. Beta HCG 986 है and sac size is less than 3 centimeter with no fetal cardiac activity. What is the most appropriate management? Option A expectant management, intramuscular methotrexate, laparoscopy and laparotomy and salpingectomy या potassium chloride। तो इसमें तो ये तो आइडियल कैंडिडेट बनती है उसके लिए, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए, हम्म। ऑप्शन ए। हम्म। लेकिन डॉक्टर कुरत इस तरह ना, ये एमसीक्यू कोई एक आध कोई स्टडी ग्रुप में डिस्कस हो रहा था तो वो कह रहे थे कि एक्सपेक्टेंट से बेहतर है आप इसको इंट्रामस्कुलर मीथो दे दें, वो देखिए, ज्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। देखिए लेस देन 1000 है इसका। ठीक है, और साइज भी जी लेस देन 3 सेंटीमीटर है, विथ नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी। ठीक है। अ, जी और अभी उसको सिर्फ एमेनोरिया, कोई उसको सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। ठीक है। जी तो ये दोनों, मीथो का भी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है और एक्सपेक्टेंट का भी। ठीक है। तो एक्सपेक्टेंट के अंदर क्या होगा कि खुद ही रिजॉर्प्ट कर जाएगा, रिजॉर्प्शन हो जाती है समटाइम्स इतने छोटे सेक्स की और इतनी चीजों की। ठीक है। क्योंकि अगर वो फॉलो अप पे आ सकती है तो फिर तो हम उसको एक्सपेक्टेंट रख देते हैं ना, हाँ लेकिन अगर ये। फॉलो अप पे नहीं आती तो फिर। हाँ, अगर तो लेकिन एग्जाम। डॉक्टर उसने जो वो लड़कियां डिस्कस कर रही थी ना, वो ये कह रही थी, उसका रीजन ये बता रही थी कि एक्सपेक्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सक्सेस रेट जो ज्यादा होता है ना वो मीथो पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेंट के। इसलिए वो देखिए, लोग कह रहे थे कि ना देखिए आप स्टेप अगर वाइज। दोनों साथ में। देखिए अगर स्टेप वाइज हम देखें ना, तो जितना जितना ये साइज है और जितना ये बीटा एचसीजी है, ये एक्सपेक्टेंट पे हम्म, चल सकता है। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल। जब डिस्कशन में आते हैं, जब टॉक्स आता है, तो फिर एक डिफरेंट अप्रोच होती है। बट एमसीक्यू के अंदर जी, आपने पहला स्टेप, अगर एक्सपेक्टेंट का वो फुलफिल कर रहे हैं तो आपने एक्सपेक्टेंट को ही करना है। अगर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ इसका मतलब है वो एक्सपेक्टेंट पूछना चाह रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है, और वो लेस देन 1000 आपको दे रहा है। ठीक है। ठीक है। तो लेस देन 1000 देने का मतलब भी उसको ये है कि सिम्टम्स भी उसको नहीं है कोई, वो वाइटली भी स्टेबल है, तो व्हाई यू वांट टू गो फॉर मीथोट्रेक्सेट जबकि वो एक्सपेक्टेंट का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक अगर है। ये 1000 से ऊपर होता, 1515 कुछ होता, तो फिर हम एक्सपेक्टेंट पे ना जाते, क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा इसमें सारी बातें एक्सपेक्टेंट की पूरी हो रही हैं। ठीक है। तो आप इसको ठीक है। जब वो एमसीक्यू में, हाँ, अलग को डिस्कशन चले या कोई बात हो, तो फिर तो हम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे हम कहें कि जी वो नहीं है। मैं एक मिनट, इसका एक्सपेक्टेंट का आपको एक टॉपिक का क्राइटेरिया निकाल के देख लेते हैं एक दफा यहीं पे ही, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन पहले ही ठीक हो जाए एग्जाम से। क्योंकि टॉपिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने ना क्राइटेरिया लिखा हुआ है, दो एक टॉपिक की गाइडलाइंस हैं। नजर आ रहा है आपको? जी जी यार। ये देखें, consider expectant management as an option for women who are clinically stable and pain free, have tubal ectopic measuring less than 35 mm with no visible heartbeat or TBS, have serum beta hcg level above 1000 and below 1500, and are able to return the follow up। ठीक है। सो अब आप अपने ठीक है। इसके अंदर देखिए, सिर्फ एबल टू फॉलो अप के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। ठीक है। बाकी सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो एक्सपेक्टेंट के पूरे हो रहे हैं। तो व्हाई यू जम्प्ड ठीक है। ऑन इंट्रामस्कुलर?
ठीक है। ठीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ना बीटा HCG है, जो कि लेस देन 1000 है, आपकी लोअर लिमिट से भी नीचे है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंट इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन मैम शायद ये इसी में ही आएगा, उसके अंदर बीटा HCG 1500 दिया हुआ है, तो उसमें मैम भी यही मैं हमने पूछ मीथोट्रेक्सेट लगाई थी। ठीक है। ठीक है। मैम ये मेथो वाली बात पे जरा रोशनी डालें। ये 3000 इसका लिमिट है या 5000? ये देखिए, मैं नीचे आ जाते हैं, यहीं पे हमने खोली हुई है, आपको यहीं पे दिखा देते हैं। Offer systemic methotrexate, have no significant pain, have a unruptured tubal ectopic with an adnexal smaller than 35 mm with no visible heartbeat and beta HCG level less than 1500, and do not have intrauterine pregnancy as confirmed on ultrasound, and are able to. मैम मैम ये बात मुझे भी याद है ना कि ये 1500 से लेस है। और हम्म। मैम ये एक एमआरसीजी बुक में इसके एमसीक्यूज थे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन में 5000 और फिर किसी पुरानी गाइडलाइन का पुरानी रेफरेंस भी गाइडलाइन दिया ये हुआ। अपडेट हुई है। यस मैम, मैं भी ये 1500 का मुझे याद आ रहा था। नहीं हाँ। डॉक्टर, लेकिन इसमें ऑफर और उसका होता है ना, जैसे ये ऑफर कर रहे हैं ना 1500 से अगर कम है तो, हम्म। लेकिन और कंसिडर 5000 तक आप कंसीडर कर सकती हैं, ये वो वाली बात है ना, इसी गाइडलाइन में डॉक्टर ये आगे है ना, आगे इधर मेरे देख, ख्याल ये ये नीचे देखे ना, लिखी हुई है ना। ये देखें, हाँ, मैं ये आपको बता कंसीडर रही की हूँ। बात है इधर। अब जी नीचे जी। देखें, आप नीचे आ जाएं। ऑफर द चॉइस ऑफ ईदर methotrexate और सर्जिकल टू वुमेन विद ectopic pregnancy who have a serum beta HCG level at least 15,000 and less than 5,000, who are able to हम्म। return for follow up and who meet the following criteria। अब 5000 वाला methotrexate का क्राइटेरिया नीचे है। ठीक है। हम्म। No significant pain and unruptured topic where with adnexal mass smaller than 35 with no visible, no intrauterine pregnancy। ठीक है। Advise women who choose methotrexate that their chance of needing further intervention is increased and they may need to urgently admit for their consideration। ठीक है। अब इसके अंदर जो मीथोट्रेक्सेट का फिर आगे फॉलो अप है कि उनको अपने 2 बीटा HCG लेवल लेने हैं। ठीक है, 4-7 डेज के ऊपर। ठीक है। तो ठीक फाइव है। थाउजेंड है, उसका भी क्राइटेरिया वो ये, उसमें आप दोनों ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो मीथो चॉइस करती है, उसको ये बता देना है कि हो सकता है आपको अर्जेंटली आपकी कंडीशन डिटोरिएट करे, तो हमें आपको करना चाहिए। जो फुल फ्लेज क्राइटेरिया है मीथोट्रेक्सेट का, वो 1500 है। 5000 हम्म। ये वाला क्राइटेरिया जो होगा 5000 वाला, उसमें इधर मीथो और सर्जिकल आप दे सकते हैं अगर बाकी दोनों बातें हैं। ठीक है। बाकी तीनों बातें ठीक। हैं, लेकिन बीटा HCG लेवल उसका 1500 से 5000 के दरमियान है, तो फिर आप उसको ऑफर तो दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन मतलब आपने कंसीडर फिर का तो मतलब होता है कि देना ही देना है, और ऑफर हाँ, का नहीं मतलब है नहीं, आप उसको ऑफर कहें वाली कि दोनों में से। कंसीडर वाली ऑप्शन हम्म। नहीं है ना। आपने ऑफर की सही। ही इसमें बातें सारी चल रही हैं, कंसीडर वाली बातें नहीं है कहीं पे भी। ठीक है। हम्म। कंसीडर वाली बातें कहीं पे भी नहीं है, ऑफर वाली मैम ही मतलब बातें। ये कि 1500 लोअर लिमिट याद रख लें और 5000 अपर लिमिट याद रख लें। हाँ, 5000 में दे सकते हैं ऑफर, लेकिन हम्म। आपने अपना क्राइटेरिया पूरा करना है। ठीक है। अगर एक ऐसा पेशेंट हम्म। इसी सिनेरियो के अंदर वो आपको बीटा HCG दे देते हैं, सपोज ये सेम क्राइटेरिया हम इसी क्वेश्चन को देख लें, वो बीटा HCG आपको दे रहे हैं 1400। ठीक है। तो आप जी मैम। उसको मीथोट्रेक्सेट देंगे इसी केस में। क्योंकि मैम सेक साइज हम्म। लेस देन 3 cm है, कार्डिक एक्टिविटी भी नहीं हाँ है और स्टेबल हाँ भी है ना वाइटल। हाँ, ठीक सपोज है। इसका अब वो दे देते हैं 3500 बीटा HCG, तो भी आप सही। उसको मीथो ऑफर कर तो भी दे सकते हैं। सकते। यस मैम। ठीक है। लेकिन उसके ठीक है अंदर मैम। लेकिन उसमें आप 1500 से एक्सपेक्टेड। कम कम तो हमने एक्सपेक्टेंट ही पढ़ा है ना, 1500 से कम कम पे हमने एक्सपेक्टेंट हाँ ही करनी है ना। हाँ, अब 1500 से कम, हाँ। 1500 से कम साइज उसका 35 से उसमें भी। कम, और उसको कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं है, और वो एबल टू रिटर्न फॉर फॉलो अप है। ठीक है, उसमें तो आप एक्सपेक्टेंट करें, जैसे ये अभी केस है लेस देन 1000 आ बिल्कुल। रहा है, इसको आप पहले एक्सपेक्टेंट ऑफर कर दें।
सही सही। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक हो आप गया। करें, फिर जब आपने एक्सपेक्टेंट करना है, एक्सपेक्टेंट का फॉलो अप 2 4 7 वीक डेज के ऊपर आपका बीटा ठीक है। एचसीजी है, वो बढ़ने लग जाएगा तो आप उसको फौरन दूसरी ऑफर पे ले जाएंगे। वो कम होने लग ठीक। जाएगा तो आप उसको कहेंगे कि जी ये रिजॉर्ब कर रही है, रिजॉर्प्शन होना शुरू हो गई है। सही है मैम। ठीक है। A patient presented with a choriocarcinoma. She had full-term vaginal delivery few weeks back. On investigation, beta HCG 49,000 with cannonball appearance in lung seen on X-ray. Choice of treatment. अब ये हमारे पास से उसकी फुल टर्म वैजाइनल डिलीवरी के 2 नंबर हो गए, और उसके बाद जो बीटा एचसीजी है इसके हमारे पास हो गए, इसके भी हमारे पास है 1,000 होता है, 1,000 से फिर 10,000 के होते हैं 1 नंबर, और ये फिर हमारे पास 3 नंबर हो गए, ये 5 नंबर बने, तो फिर हम इसको मीथो विद फोलिनिक एसिड ऑल्टरनेटिवली करेंगे। हम्म, जी। बी ऑप्शन। हाँ, सिक्सटी हमेशा एट कोई में भी स्कोर आपने याद करना है तो उसके जो ज्यादा वाले नंबर हैं वो आप याद कर लें, ठीक है ना। तो इसके अंदर ठीक है। टर्म वजाइनल डिलीवरी के नंबर हैं 2, ठीक है। लंग्स की कोई नहीं, कैनन बॉल्स चाहे जितनी मर्जी हो जाए ना, लेकिन लंग्स के ही 0 नंबर हैं, ठीक है। ठीक 2 नंबर उसके 49,000 के हो गए, तो 6 से कम ही है तो हम इसको यही देंगे, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 68-year-old lady, a girl, नहीं, 14-year-old girl presented with a continuous vaginal bleeding for 3 weeks in the last 2 months. She had menarche 6 months back. On examination, uterus and cervix appears to be normal, and most appropriate treatment. Appropriate treatment: mefenamic acid, OCPs, antifibrinogen. मधिया का म्यूट माइक, मधिया आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अच्छा, अब अब आ आई रही है। है डॉक्टर पर? हाँ, अब आ रही है। वो मेरे ख्याल है कहीं इंटरनेट डिस्टॉर्शन हो गई है इसका। इन्होंने इसको प्रोजेस्ट्रॉन्स पे नहीं डालेंगे, साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रॉन्स? हम्म 14 ईयर्स का, हाँ प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं इसको ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली है। 14 ईयर्स ना बहुत छोटी एज है। ये उन्होंने की कीव के अंदर एंटी फेब्रिनोलिटिक दिया हुआ है। मैम मेरे मतलब ख्याल इसको से जो नहीं डालना कॉन्टिन्यूस प्रोजेस्ट्रॉन? ब्लीडिंग है ना, तो इस कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से इसको एंटीफिब्रिनोलिटिक्स देंगे, और अगर कुछ इरेगुलर ब्लीडिंग टाइप का कोई सिनेरियो हो तो फिर उसमें फिर प्रोजेस्टेरॉन हम होगा। वैसे प्रोजेस्टेरॉन ही है, देते हैं। इसमें मैम सही कह रही है कॉन्टिन्यूस डॉक्टर है। सोबिया ने, सही कहा है कि क्योंकि ये मुसलसल ब्लीडिंग है तो हम इसको ट्रांसामीन देंगे, और अगर ये इरेगुलर ब्लीडिंग होती तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन पे डालते। यस मैम। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। 16-year-old girl with normal breastfeeding went for checkup due to the primary amenorrhea. On examination, she had blind ending vagina, well developed breast, and absent uterus and ultrasound. अच्छा, ये हमारे पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई हुई है और यूट्रस एब्सेंट है, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। कंप्लीट कैसे? आवाज आ रही? कंप्लीट कैसे हो गया? ब्लाइंड एंडिंग वजाइना है। हाँ सॉरी, ब्लाइंड एंडिंग वजाना, तो ये MRKH हुआ ना फिर? एमआर किया था ना। ठीक है। ब्रेस्ट भी ठीक है। ठीक नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल है, वेल ठीक डेवलप्ड है। ये ठीक है। एमआर ठीक किया है। अच्छा है। ठीक है। Mother brought her 2-year-old child with ambiguous genitalia and clitoromegaly. On examination, she has fluid labia with intact vagina, uterus and ovaries seen on ultrasound. What is the most likely diagnosis? तो ये congenital adrenal hyperplasia हो गया। ये कैच है। ठीक है।
A baby delivered with ambiguous genitalia. Ultrasound shows the evidence of the vast difference in epididymis. Testosterone to dihydrotestosterone ratio was increased और XY karyotype है तो which enzyme is deficient? तो ये 5 alpha reductase is deficient. हाँ 5 alpha is reductase. ठीक है. As an obese lady with a short stature came with a secondary amenorrhea, pregnancy test was negative, LSH, FSH raised, estradiol इसका 18 picomole है, most important next investigation to confirm the diagnosis. Ultrasound, progesterone challenge test या karyotyping. तो ये हमारे पास शॉर्ट स्टेचर के साथ है और सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ है. प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है और ईस्ट्राडायोल की वैल्यू मुझे भूल गई है, वह बड़ी भी है या कम है. कम है. कैरियोटाइपिंग ही कराएंगे. हाँ टर्नर है ना, टर्नर के लिए कैरियोटाइपिंग करानी है. मैम ये एस्ट्राडायोल का ठीक है. नॉर्मल लेवल कहाँ तक था? ये फेज वाइज है एस्ट्राडायोल का. वैसे ये 25 से अबव होता है जनरली. 25. यस सही. मैं आपको ठीक है. हॉर्मोन्स के लेवल्स दोबारा से भेज देती हूँ. ठीक है. क्योंकि 28 year मैम old इस woman एस्ट्राडायोल with a regular दफा menstrual cycle. मैम इस दफा पेपर में कुछ एमसीक्यूज डॉक्टर मदीरा को भी याद होगा. DHEA, DHEAS और प्रोलैक्टिन और एस्ट्राडायोल इन सब के लेवल्स ऐसे कोई हाँ बॉर्डर लाइन ये लिखे देखे हुए ना, थे. ये ईस्ट्राडायोल इसका जो है ना, फीमेल्स के अंदर 57 to 22 दिया हुआ है. ठीक है, ईस्ट्राडायोल फीमेल में 57 to 200 57. पिको. नजर आ रहा है? अच्छा 57. नहीं नहीं मैम मैडम, स्क्रीन पे स्क्रीन ही नहीं आ नजर रहा. आ रही. अच्छा एक मिनट है, मैं स्क्रीन आपको शेयर चेंज करती हूँ. 57 to 200 सही. नजर एक आ मिनट रहा है अब? मैम स्क्रीन पे नहीं आ रहा. अब देखें. जी अब जी आ रहा मैम. है. जी मैम. ये आपके सारे हॉर्मोन्स लेवल है. मैं ये वाला स्क्रीनशॉट आपको भेज देती हूँ. ठीक है. यस मैम. हम्म तो ये 18 बहुत थोड़ा है. यस मैम. चले पर. Question number 73. 28-year-old woman with a regular menstrual cycle of 7 by 28 days came to your clinic for advice regarding the contraception. She missed 2 pills and she had unprotected sexual intercourse 86 hours before on day 17th. Most appropriate advice. अब 28 साल की है, उसका रेगुलर साइकिल है और उसने 2 pills मिस कर दी हैं और उसके साथ 86 आवर्स बिफोर, मतलब ये कि तकरीबन ऑलमोस्ट इसने ओवुलेशन के आसपास इसने वो मिस किया है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवाइस इज लिवोनेल, आईयूसीडी, ईसीपी या नो नीड फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. तो इसको हम जो है ना वो आईयूसीडी देंगे. यूसीडी देंगे. सेकेंड वीक ऑफ साइकिल है ना, और 86 आवर्स हो गए हैं, तो कॉपर टी अब देंगे उसको. ठीक है, आईयूसीडी. मतलब ओवुलेशन तो हो चुकी है ना. हम्म ठीक है. पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में ना इन्होंने की में प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसको कैरियोटाइपिंग करना है. ठीक है. ठीक है. हम्म उसमें दूसरा एक बात, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है सेकेंडरी एमेनोरिया. इस वजह से शायद कर दिया. हाँ इस वजह से. वो मैंने प्राइमरी एमेनोरिया पढ़ रही थी, मैंने अभी ठीक देखा है. ये सेकेंडरी है. ठीक है, तो अगर ये ठीक प्राइमरी हो गया. होगा तो कैरियोटाइपिंग है, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी है. प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट है. मैं इसको प्राइमरी कंसिडर कर रही ठीक हूँ. हो गया. ठीक है. ठीक है. ठीक है. चलिए ये भी क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया, आगे पढ़े. Question number 74. Young girl who's diagnosed with a PCOS presented with a irregular menstruation and hirsutism. What is the most appropriate treatment for her? OCPs, estradiol and cyproterone acetate, spironolactone और danazol. तो ये इसको हम B ऑप्शन करेंगे, estradiol and cyproterone acetate. हाँ हिट्सोटिज्म है ना, तो हमने उसको वो देना है सिप्रोटिरॉन. ठीक है. A couple came with infertility for 5 years. Female partner is 31 year old with normal reports and male partner is 40 years with ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया. अब इनफर्टिलिटी 5 साल की हो गई है, फीमेल की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मेल पार्टनर के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया आ रहा है. व्हाट शुड बी डन? आईयूआई पर क्रिटेनियस स्पर्म रिट्रीवल विद इक्सी स्पर्म वॉशिंग. तो बी ऑप्शन सही लग रही है.
हाँ, पीसा मीसा टीसा ये करते हैं फिर। ठीक है। 76 में 27-year-old woman presented with a मैम mood swing, इसमें depression. 75 वाले में बी आएगा। बी बी परकुटेनियस यस स्पर्म रिट्रीवल करेंगे ना आप, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड है ना, पीछे से बन रहे हैं सही, लेकिन आगे निकल नहीं रहे हैं। निकल नहीं रहा। हाँ, तो हम पीछे से सही लेके पीसा करेंगे ना इसमें। सही। 27-year-old woman presented with the mood swings, depression, irritability, and breast pain each month in week prior to her menstrual period. She often calls in a sick at work. Best treatment option for her is progesterone, short-acting benzodiazepine, SSRIs, NSAIDs या conjugated equine estrogen. तो अब इसमें यहाँ पे हम उसको SSRI दे देंगे, सी ऑप्शन। पीएमएस है ना, जी और सिम्टम्स भी उसको सिवियर हो रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन में तो हमारे पास SSRIs ही आते हैं ना। ठीक है, की जी भी देख ठीक है लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। SSRIs ही कह रही है, चले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, a woman who had obstetric hysterectomy developed the DVT on the fifth post-op day. The most appropriate management is heparin for 5 days followed by Coumarin for 3 months, heparin for 10 days followed by Coumarin for 3 months, heparin for 24 hours, then Coumarin for 3 months, Coumarin for 3 months. Bed rest and leg elevation. Obstetric hysterectomy से DVT full blown develop कर ली है, तो इसको हम heparin for 10 days करके Coumarin for 3 months ऑप्शन बी। यस, बिल्कुल इनिशियल मैनेजमेंट, और इनिशियल मैनेजमेंट के बाद हम उसको वार्फरिन 3 मंथ्स के लिए देंगे, जो कंटिन्यूएशन फेज डॉक्टर हो होती गया है। ये, और ये 10 डेज अगला का पढ़े। देना होता है, 10 to 14 डेज का होता है इनिशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, 5 डेज का नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर सोबिया जरा ये नेक्स्ट पढ़े, मैं जरा पेशेंट एक आ गया उसको अटेंड हाँ, कर लूँ। जी जी मैं देखती हूँ। 55-year-old lady had walled prolapse since 3 years. POPQ staging showed point AA at +3, BA at +8, TVL 10 cm, point C मैम ये सही नजर नहीं आ रहा, point C 8 cm, point D 10 cm, point AP at -3, BP at -3, PB 4 and genital hiatus 4. What is the reason for her walled prolapse? इसमें AAB प्लस में और BAB और जो AP है वो माइनस में है। सही। Laxity of the pubis cervical fascia, deficient perineal body, weakness of uterosacral ligament, injury to cardinal ligament with round ligament, defect in the rectovaginal septum. मैम इसमें ये laxity of pubis cervical fascia हाँ, है? ये सिस्टोसील और यूरिथ्रोसील है। TBL Yes, -2 करें तो वो 8 के बराबर आती है, तो C 8 के इक्वलेंट ही है। ठीक है, और D 10 yes, सेंटीमीटर है, वो भी ठीक है। ठीक है, तो D वैसे इसके अंदर जो सही। है ना एब्सेंट होना चाहिए, वॉल्ट प्रोलैप्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है हिस्टेरेक्टोमी हुई हुई है। तो Yes, D ma'am. शुड बी एब्सेंट, ठीक है ना, D नहीं होगा Yes, इसमें। ठीक है, yes, ma'am. वॉल्ट प्रोलैप्स है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना वो हुआ हुआ है। ठीक है, D नहीं होना ठीक, चाहिए इसमें। सही। हम्म 55-year-old patient who had TH 3 years back due to multiple fibroid presented with wall prolapse. Best treatment. हम्म Sacrocolpopexy, mecalpaldoplasty, sacrospinous fixation, colpoclysis, pelvic floor exercise. मैम इसमें ये मेकालपल्डोप्लास्टी आएगा, इसकी वो हो गई है मैं कॉल 55 इयर्स में कार्डियोप्लास्टी हुआ। क्या होता है वैसे? मैम उसमें हम जो लिगामेंट्स हैं यूट्रोसैक्रल और कार्डिनल लिगामेंट्स और पेरिटोनियम हम सबको नोट कर देते हैं ना हाँ, सबको नोट करेंगे TH लिगामेंट के को। दौरान, ये तो वॉल्ट है। TH यस तो हो मैम। चुकी हुई है उसकी। हु हैड टीएच तो 3 इयर्स बैक। यस मैम। सैक्रोकोल्पोपेक्सी आएगा ना, ए ऑप्शन। हाँ, सेक्रोकोल्पोपेक्सी होगी ना। मैं कॉल मैम कार्डियोप्लास्टी प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव प्रोसीजर है। यस मैम। सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन भी प्रिवेंटिव है। ठीक है, सही। ये दोनों प्रोसीजर आपके प्रिवेंटिव है। सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन प्रिवेंटिव कब होता है? जब आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं और उसके एंड पे आपको लगता है कि जी वॉल्ट तो इंट्रोइटस के लेवल पे है, देन यू गो फॉर द सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। ठीक है, सही। ऑन द ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। ठीक है। सही। हम्म 58-year-old postmenopausal with T-score -1 to -2.5, like mean of the young girl between -1 to -2.5. हम्म Most likely diagnosis. अच्छा T-score इसका -1
तो -2.5, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, नॉर्मल रिपोर्ट, ये लैब एरर। इसमें 58 ईयर्स में वन मैम पॉइंट टू ये पॉइंट फाइव से ज्यादा होगा तो फिर ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होगा ना, अभी बिटवीन है। ठीक है, मैम ये ऑस्टियोपीनिया में ये नहीं। हाँ जी, ऑस्टियोपीनिया है। ठीक ऑस्टियोपीनिया, है। यस मैम, हाँ, ठीक है मैम। अगर 2.5 के बराबर हो जाएगा फिर तो प्रोसेस डेवलप हो गया ना। यस मैम, हम्म। सही। 59-year-old postmenopausal lady presented with on and off postcoital bleeding and dyspareunia for 6 months. She also complained of urinary urgency. Most likely diagnosis, local estrogen. Most likely diagnosis, local estrogen, systemic estrogen, combined HRT, टेस्टोस्टेरोन जेल एंड ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन पैच। इसको पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग भी है और डिस्परूनिया भी है और अर्जेंसी भी है। मैम ये मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट होगा ना, या हाँ, मोस्ट डायग्नोसिस लाइकली तो नहीं ट्रीटमेंट बता होगा ना, ये गलत सकते? क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। डायग्नोसिस तो इसका वही बन गया कि हाइपोइस्ट्रोजेनिक है ना, तो इसको लोकल यस इस्ट्रोजन मैम, दे दें। ठीक है। लोकल